हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पिछली क्लास तक अपन ने एवरेज स्पीड निकालना सीखा था जब अपन इक्वल डिस्टेंस कट में अपनी जर्नी को ट्रेवल करते हैं या फिर अपन अनइक्वल डिस्टेंस कट में अपनी जर्नी को ट्रेवल करते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइम कटिंग से। तो इक्वल टाइम कट, इक्वल ये एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस क्लास से। इक्वल टाइम कट, लेट्स अज्यूम मैं अपनी जर्नी को दो पार्ट में ट्रेवल करता हूँ। फर्स्ट हाफ टी टाइम में, फिर नेक्स्ट हाफ t/2 टाइम में। लेट्स अज्यूम टोटल टाइम t लग रहा है। फर्स्ट t/2 में मैं v1 स्पीड से ट्रेवल करता हूँ और नेक्स्ट t/2 टाइम में मैं v2 स्पीड से ट्रेवल करता हूँ। तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी हुई? जब भी एवरेज की बात आए आपके दिमाग में टोटल बाई टोटल आए। तो टोटल अभी एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है वह? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉलो करते जाओ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस तरह के जब सवाल आते हैं इक्वल डिस्टेंस कट वाले, इक्वल टाइम कट वाले, तो किसी भी पर्टिकुलर जर्नी के लिए अपन स्पीड को कांस्टेंट लेते हैं, तो एक्सेलरेशन की अपन बात नहीं करते हैं। तो लेट्स अज्यूम ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी। तो टोटल डिस्टेंस हो गई AC प्लस CB अपॉन टाइम t। AC कितना है? वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t। यहाँ से अपन t/2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई t। t से t कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1 आया, अपन को मिला v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वल टाइम कट में अपन को एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड अपन को कितनी मिली? वी एवरेज अपन को कितनी मिली? v1 प्लस v2/2। सिमिलरली अगर मैं 3 कट में ट्रेवल करूं तो अपन को ये बात समझ में आई, ये 2 क्या है? 2 कट है। इसी तरीके से मैं इसी जर्नी को जब 3 कट में ट्रेवल करता हूँ, मतलब t/3 v1 स्पीड से, फिर t/3 v2 स्पीड से, फिर t/3 v3 स्पीड से, तो v एवरेज आएगी 3 कट v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। तो अपन को ये समझ में आया कि जब अपन इक्वल टाइम कट में एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो जो अपन नॉर्मली जानते हैं कि अपने पास अगर 4-5 वेलोसिटी अवेलेबल हो तो अपन सबको ऐडअप करके बाई नंबर अगर करते हैं, उसी वे में अपन वी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जैसे अपने पास 3 वेलोसिटी है, v1 v2 v3, इनका एवरेज निकालना v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। इक्वल टाइम कट है, अपने पास 4 वेलोसिटी है, 4 कट में ये जर्नी ट्रेवल हो रही है v1 v2 v3 v4। तो अपन को इन सबको ऐडअप करना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से मैं कोई n कट भी कर दूं तो v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। तो इक्वल टाइम कट में कोई तकलीफ नहीं है। अनइक्वल टाइम कट में भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि t जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट होता है। अनइक्वल टाइम कट वैसे कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें अपन देख सकते हैं अनइक्वल में टाइम। अनइक्वल टाइम कट। तो लेट्स अज्यूम मैं t/3 v1 स्पीड से ट्रेवल करता हूँ और बचा हुआ टोटल टाइम, लेट्स अज्यूम मैं टोटल टाइम यहाँ पे कितना ले रहा हूँ? t। जैसे मैं इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंस कट में टोटल लेंथ l ले रहा था, उसी तरीके से मैं इस टाइम कटिंग में टोटल टाइम t ले रहा हूँ।
t/3 में फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट 1/3 टाइम में v1 स्पीड से ट्रेवल करता हूँ, बचा हुआ 2t/3 टाइम जो है मैं v2 स्पीड से ट्रेवल करता हूँ। तो अपन को समझ में आता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपन स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3 ये हो गई टोटल डिस्टेंस, अपॉन t करेंगे तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, और v एवरेज जो मिलेगी अपन को वो कितनी मिली, v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3 डिवाइडेड बाई t। तो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा और ये t दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन को क्या मिलेगा, v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई 3, ये अपन को v एवरेज मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको t/4 ले लूँ तो v1 प्लस, अब इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड कट है जिसमें अपन ज़्यादा टाइम तक ट्रेवलिंग हो रही है, वो जो जैसे ये यहाँ 2 का फैक्टर है वो सेकंड वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं t/4 v1 स्पीड से चल रहा हूँ, 3t/4 मैं v2 स्पीड से चल रहा हूँ, तो एवरेज आएगा v1 प्लस 3v2 डिवाइड बाई 4। तो इसमें ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप स्पीड इंटू टाइम करो, टोटल डिस्टेंस निकालो, अपॉन t करो, तो t कैंसिल आउट हो जाता है और ऑटोमेटिक एवरेज स्पीड आ जाती है। अब कुछ फैक्ट हैं और जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से मैं कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ कि एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये अपना फैक्ट नंबर 1 क्या हो गया कि एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब बहुत सारी जगह बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऐसा कब ट्रू होता है? अब एवरेज, अगर इसके आगे एवरेज अपन ऐड कर देते हैं तो ये इक्वालिटी का वाला, ये जो इक्वालिटी की जो क्राइटेरिया है वो एक ही केस में सेटिस्फाई होता है, वो बिना मुड़े सीधी रेखा में चलना, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो उसी केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर आएगी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाए तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आती है। ये भी अपन को लिखा हुआ मिलता है कि स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन ट्रू होता है किसके लिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके लिए ये रिलेशन ट्रू होता है। तो ये रिलेशन क्या है? v इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रियल में इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? ds/dt जो अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं तो क्या होगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जनरली अपन ये बोलेंगे कि स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो कि आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। और रिलेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ट्रू होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया, स्पीड, दो फैक्ट अपन, एक पहला फैक्ट तो हो गया एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। दूसरा फैक्ट हो गया स्पीड कुछ भी नहीं दे, एवरेज का पर्टिकुलर केस अपन को क्वेश्चन में दिया रहता है, कुछ भी नहीं दे तो अपन इंस्टेंटेनियस ही मानते हैं। तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ट्रू किसके लिए होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए। कुछ भी नहीं दे तो अपन क्या मानेंगे, इंस्टेंटेनियस ही मानेंगे। तो दूसरा रिलेशन आ गया कि स्पीड जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। लेट्स अज्यूम मैंने आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपसे पूछ लिया, मैंने आपको क्या दिया, फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड। अब जिसको ये नहीं पता कि स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो वो ये सोचेगा कि भाई ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, कुछ नहीं दे है तो इंस्टेंटेनियस है और ये कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर अपन को दिया है इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आई कैप के साथ जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर करो, जे कैप के साथ जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर करो, के कैप के साथ जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर करो और उसको टोपी पहना दो। तो स्पीड आ गई √29, ये स्पीड आ गई। तो अगर इस तरीके से अपने पास वेलोसिटी वेक्टर अवेलेबल है, अपन से स्पीड पूछते तो अपन जस्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। लेट्स अज्यूम बच्चों, अपन को किसी पार्टिकल की पोजीशन दी गई है, कोई पार्टिकल ये बात फॉलो करता है। लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 2t + 4 और y इज इक्वल टू t² + 3, और लेट्स अज्यूम z इक्वल टू, हालांकि दो कंपोनेंट में ज़्यादा देता है, z इक्वल टू t² - 2t + 8। पहला सवाल पूछा है फाइंड पोजीशन या कोऑर्डिनेट, पोजीशन / कोऑर्डिनेट भी बोल दूँ मैं, कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अपन को पोजीशन या कोऑर्डिनेट निकालना है कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट या पोजीशन क्या है कि भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की कितनी वैल्यू है, y की कितनी वैल्यू है, z की कितनी वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, x, y, z एट t इक्वल टू 2। तो ये जो अपन को इक्वेशन दी गई है, इनमें t की वैल्यू 2 पुट करो, तो x इक्वल टू 2 × 2 + 4, इट कम्स आउट टू बी 8। y इज इक्वल टू t की वैल्यू 2 पुट करो, 4 + 3 7, और z इज इक्वल टू t की वैल्यू 2 पुट करो, 4 - 4 + 8 कम्स आउट टू बी 8। तो ये x, y, z की कोऑर्डिनेट अपन को मिल गए। तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट क्या है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट हो गए 8, 7, 8। अगर मैं पूछूं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिख दो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं पूछूं पोजीशन वेक्टर
यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू सेकेंड। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 8 i कैप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 7 j कैप प्लस 8 k कैप। ये हो गया उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। इस सवाल का पहला पार्ट हो गया। अब मैं इसका दूसरा पार्ट आपसे पूछता हूँ। दूसरा पार्ट है फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बच्चों t इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्पीड निकालनी है। स्पीड एट मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अपन को t इक्वल टू 3 पे 3 सेकेंड पे अपन को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए अब ये 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हैं, पार्टिकल ये पाथ फॉलो करता है। तो अपन क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे। तो vx वेलोसिटी वेक्टर इन x डायरेक्शन। तो जो x में अपन को इक्वेशन दी है उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका आ गया 2। तो vx इक्वल टू 2 आया। तो vx एट t इक्वल टू 2, अगर अपन vx जो टाइम का फंक्शन आया है उसमें t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, vx एट t इक्वल टू 2। बट vx तो कांस्टेंट आया है, तो vx t इक्वल टू 2 बोलूँ 5 बोलूँ 8 बोलूँ हमेशा 2 ही रहेगा। सिमिलरली अपन vy वेलोसिटी वेक्टर इन y डायरेक्शन, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आया 2t। अब बोलूँगा मैं vy एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 पुट करो कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो अपन को vy मिलेगा, vy एट t इक्वल टू 2, दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। और मैं अगर यहाँ वेक्टर लगा दूँ vx इक्वल टू 2 i कैप अपन को मिल गया, और vy जो है वो 4 j कैप मिल गया। सिमिलरली vz जो है, vz पहले वेलोसिटी फंक्शन निकालो 2t माइनस 2। ये t इक्वल टू 3 सेकेंड में पूछा है। अब मैं करता हूँ फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू 2 सेकेंड में कर देता हूँ। अब vz अपन को वेलोसिटी वेक्टर इन z डायरेक्शन मिल गया क्या, 2t माइनस 2, 2t माइनस 2। अब अपन क्या करेंगे, ये जो vz वेलोसिटी फंक्शन अपन को मिला है, ये फंक्शन मिले अपन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस फंक्शन में अपन t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू 2 मैंने जैसे इसमें पुट किया तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। इसके आगे लगा दिया k के। तो अपन को वेलोसिटी वेक्टर क्या मिला, वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर निकालूं तो वो अपन को मिला 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर के, तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और रियल में क्या है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए टोपी तैयार करो पहले, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 16, दिस कम्स आउट टू बी √24। तो स्पीड आ गई
√24। तो इस तरह के सारे सवालों में अगर अपन को पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेट किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, तो टाइम की जस्ट जो अपन को ये एक्स वाई जेड 3 जो अपन को पाथ दिया है उसमें जस्ट अपन टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, उससे अपन को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। उसके आगे वेक्टर लगा देंगे तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अपन को पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अगर अपन को स्पीड या वेलोसिटी पूछी जाती है तो हर पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अपन को वेलोसिटी पूछी है टाइम की वो वैल्यू जो अपन को वेलोसिटी फंक्शन मिले थे vx, vy, vz, उनमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। उससे क्या होगा, अपन को वेलोसिटी वेक्टर तैयार होगा। जब वेलोसिटी वेक्टर तैयार हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड को अपन क्या बोल देंगे, स्पीड। लेट्स अज्यूम, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, मैंने आपको दिया x इक्वल टू 2t² प्लस 6t प्लस 4, y दिया 3t²। लेट्स अज्यूम मैंने आपको ये दो कोऑर्डिनेट दिए। पहला सवाल पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फाइंड डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस, पोजीशन, अपन को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। कौन सी पोजीशन चाहिए, इनिशियल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन चाहिए। इनिशियल पोजीशन नहीं दिया है तो क्या लेंगे, t इक्वल टू 0 पर जो अपने पास कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर अवेलेबल है, t इक्वल टू 0 पे अपन पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अपन पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई। तो अपन पहले इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल कोऑर्डिनेट बोलूँ या पोजीशन वेक्टर बोल लेता हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और दूसरा अपन को कैलकुलेट करना है फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसके लिए अपन को x और y, x, y निकालना है एट t इक्वल टू 0। फिर x में जो मिला उसमें i कैप लगाना है, y में जो मिला उस पर j कैप लगाना है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर रेडी हो जाएगा। फाइनल पोजीशन के वेक्टर के लिए कितने सेकंड में पूछा है, 3 सेकंड में। तो अपन क्या करेंगे, x एंड y एट t इक्वल टू 3 सेकंड। ज़्यादातर सवालों में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही वेरी करता है। ये दो कोऑर्डिनेट वाले सवाल हैं। x एंड y एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करो इन दोनों इक्वेशन में, तो x की वैल्यू अपन को मिलेगी 4 और y की वैल्यू मिलेगी 0। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर तैयार करो, r इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू x में जो भी मिला है उस पर लगाओ 4i कैप प्लस 0 j कैप। 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाली 4i कैप अपन को इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब अपन निकालेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अपन t की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन 1, इन दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन 1, 2 मैं इनको नाम नहीं दे रहा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए t इक्वल टू 3 पुट करो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो गया 18 प्लस 18 प्लस 4, दिस इज़ 40। y की वैल्यू t इक्वल टू 3 पुट करो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट ऑफ 27। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r फाइनल रेडी करो, r फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, 40i कैप
प्लस 27 जे कैप, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब अपन को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस करके वेक्टर, जो वेक्टर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो अपन को इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अपन कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर था 40 आई कैप प्लस 27 जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया 4 आई कैप, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया 4 आई कैप। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मैं उसको डी वी बोलूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मिला, अगर उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ तो वो अपन को मिला तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 36 आई कैप प्लस 27 जे कैप। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट जो मिला वो कितना मिला, 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, इसको टोपी पहना दो। डिस्प्लेसमेंट अपन को इतना मिला, ये जितना भी आया ये अपन को डिस्प्लेसमेंट में ये आ गया 1296 प्लस 729, यह क्या अंडर द रूट 2025। तो अपन को बेसिकली मेथड क्या है वो अपन को उसका आइडिया होना चाहिए। अभी मैं एक थोड़ा सा अलग टाइप बताता हूँ। जब अभी देखो मैंने जितने भी सवाल लिए उनमें एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट ली है, जब भी मैं एक्स या वाई ले रहा हूँ और मैं टी स्क्वायर की टर्म ले रहा हूँ तो टी स्क्वायर के आगे वाली टर्म जो है वो मोस्टली मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। और ये अपना हो गया। तो अभी अपन मुड़ने वाले थोड़े सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in 3 seconds. In 3 seconds. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा है बच्चों, अपन क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन आएगी, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं जब तक कि पार्टिकल नहीं मुड़ता, जब तक कि पार्टिकल बिना मुड़े सीधी रेखा में चलता है। इस बात का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल चल रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। इस तरीके से राउंड करने की इजाज़त नहीं है। अब इसको मुड़ना है वापस, कोई पार्टिकुलर बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसको वापस मुड़ना है। लेट्स अज्यूम इसको वापस मुड़ना है, तो मुड़ने की कंडीशन क्या होगी, ओनली वन वे है। पहली बात, इस तरीके से राउंडिंग अलाउ नहीं है, इस तरीके से राउंडिंग ऐसे आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ इसी पाथ पे वापस आना है। तो मुड़ने की कंडीशन क्या हुई,
मुड़ने की कंडीशन ये हुई कि पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करता गया करता गया करता गया करता गया, यहाँ रुका, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो हुई। कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ उसकी वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो हुई। तो जब भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो की कंडीशन आ गई तो पार्टिकल क्या होगा, मुड़ेगा। तो पार्टिकल जब मुड़ेगा तो मुड़ने वाला पॉइंट कौन सा हो गया, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। देखो मैंने आप पे कितनी कंडीशन लगाई कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहली बात। दूसरी कंडीशन वन वे है, दूसरी बात। तीसरी बात, इस तरीके से राउंडिंग अलाउ नहीं है। अगर वापस इसी पाथ पे आना है तो पार्टिकल को एक बार रुकना पड़ेगा, उसके बाद इसी पाथ पे उसको वेलोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी और वो इसी पाथ पे वापस आगे बढ़ेगा। तो कंडीशन क्या आई, रुकने की कंडीशन क्या आई कि वेलोसिटी ज़ीरो हो। ऐसे केस पहचानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, जब पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पे वापस आ जाएगा तो फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन लेट्स अज्यूम ये पार्टिकल फाइनल पोजीशन आ गई पार्टिकल की, ये लेट्स अज्यूम पार्टिकल मुड़ के वापस आ गया। अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बीच में डिस्टेंस हो गई लेट्स अज्यूम 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल ऐसे गया और वापस मुड़ा। लेट्स अज्यूम मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीकर से जयपुर, और मैं सीकर से जयपुर गया, जयपुर जाके मुड़ के वापस मैं आ गया रिंगस। कहाँ आ गया, रिंगस। इस पूरी जर्नी में मुझे बताना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, और मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो ये पॉइंट्स लेट्स अज्यूम ये अपन को दिया हो गया कि सीकर और ये रिंगस और ये जयपुर। सीकर से जयपुर जो है वो है 120 किलोमीटर, ठीक है, और सीकर से रिंगस जो है वो है 50 किलोमीटर। मेरी इनिशियल जर्नी क्या है, मैं सीकर से जयपुर गया और मैं वापस मुड़ के मैं कहाँ आ गया, रिंगस। तो इस पूरी जर्नी में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट प्लस फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, रिंगस, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, सीकर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 किलोमीटर। अब डिस्टेंस मैंने कितनी ट्रेवल की, मैं पहले सीकर से जयपुर गया 120 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर जयपुर से रिंगस आया, जयपुर से रिंगस कितना बच गया, 70 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर गया, फिर बैक साइड 70 किलोमीटर आया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 190 किलोमीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 50 किलोमीटर, और मेरी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई, 190 किलोमीटर। तो इस तरीके के सवाल अपन को पहचानने होते हैं। मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, उसमें एक कंडीशन लगाई थी, सीधी रेखा बिना मुड़े। जहाँ मुड़ गया वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे डोमिनेट कर जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा आएगी डिस्प्लेसमेंट से। मुड़ने वाले पॉइंट और मुड़ने वाले सवाल पहचानने बहुत ज़रूरी है। तो मुड़ने वाले सवालों में देखो, डिस्प्लेसमेंट में तो कभी चिंता नहीं करनी है। इन 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कट, डिस्प्लेसमेंट की चिंता ही नहीं, कि डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कि अपन सीकर से जयपुर गए, जयपुर से रिंगस आए, वो सिर्फ फाइनल पोजीशन देख रहा है, इनिशियल पोजीशन देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ कि मैंने t=0 पे x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, दैट इज़ 8। सिमिलरली t=3 सेकेंड पे मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की, पुट करो t=3, x3 कितना आएगा, 9 - 6 + 8, दिस कम्स आउट टू बी 11। तो x(0) जो आया वो आया 8, x(3) आया 11। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, अगर मैं उसको s बोलूँ, s वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 11 - 8 इज़ 3। डिस्प्लेसमेंट हो गया 11 - 8, 11 - 8
11 माइनस 8 इक्वल टू 3 गया 3। अब अपन को कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होती है? जब अपन बिना मुड़े सीधी रेखा में चलते हैं, लेकिन यहाँ अपन मुड़ गए। मुड़ने की पहचान क्या है? वेलोसिटी ज़ीरो होना। वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? आप डी वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? अब अपन निकालते हैं डिस्टेंस। ये मुड़ने वाला सवाल है, थोड़ी देर में आपको मैं मुड़ने की पहचान बता दूंगा कि कैसे अपन को डिसाइड करना है कि ये मुड़ने वाला सवाल है या नहीं मुड़ने वाला सवाल है। तो मुड़ने की कंडीशन क्या थी? वन वे में मुड़ने की कंडीशन क्या थी? वेलोसिटी ज़ीरो हो, वी टी इक्वल टू ज़ीरो मिले। अब इस इक्वेशन से अपन वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो वाला पॉइंट निकालते हैं। भाई एक्स टी इक्वल टू दिया है अपन को टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। यहाँ से वेलोसिटी फंक्शन निकालते हैं वी टी, तो वो कितना हो गया? 2t माइनस 2। इस वेलोसिटी फंक्शन को अपन ज़ीरो पुट करते हैं। मुड़ने की कंडीशन क्या थी? वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो जब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं तो 2t माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से t की वैल्यू मिली 1 सेकेंड। तो अपने को ये बात समझ में आई कि ज़ीरो अपनी जर्नी t इक्वल टू ज़ीरो पे स्टार्ट हुई, 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल आगे गया, फिर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हुई, फिर पार्टिकल वापस मुड़ना स्टार्ट हुआ। तो मुड़ने वाले सवालों में इनिशियल पोजीशन निकालनी है t इक्वल टू ज़ीरो पर, वो निकालनी है। फाइनल पोजीशन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालनी है, वो निकालनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन ये मुड़ने वाला टाइम, जिसको मैं क्रिटिकल टाइम बोलूँ, इसको मैं क्या नाम दूँ? TC, टी क्रिटिकल, ये भी निकालना बहुत ज़रूरी है और इस पे पोजीशन निकालनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से अपन को एग्जैक्ट पाथ का आइडिया होगा। तो ऐसे सवाल, मुड़ने वाले सवालों में 3 पॉइंट पे पोजीशन निकालनी ज़रूरी होती है। क्रिटिकल टाइम पे पहले तो क्रिटिकल टाइम निकालना पड़ता है, वेलोसिटी फंक्शन को ज़ीरो पुट करके उस पर पोजीशन निकालो। t इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल पोजीशन निकालो, t इक्वल टू 3 फाइनल पोजीशन निकालो, फिर पाथ का आइडिया करो कि पार्टिकल कैसे कैसे आगे पीछे गया। तो अपने तो 3 पोजीशन अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गई। t इक्वल टू ज़ीरो पे x ज़ीरो दैट इज़ 8। एक t क्रिटिकल, यहाँ पे t क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू ज़ीरो इम्पोर्टेंट हो गया इनिशियल पोजीशन, t इक्वल टू 3 इम्पोर्टेंट हो गया फाइनल पोजीशन, दैट इज़ 11। t क्रिटिकल इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ पे t क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है? वो अपने लिए भी इम्पोर्टेंट हो गई, x1। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो, x1 इक्वल टू टी की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 2 प्लस 8 दैट इज़ 7। 1 माइनस 2 प्लस 8 दैट इज़ 7। तो x इक्वल टू 1 पे आ गया 7 पोजीशन। अब पाथ x इक्वल टू 1 क्या आ गया? 7। अब पाथ ड्रॉ करो कि पार्टिकल किस किस तरीके से मूव किया होगा। पार्टिकल अपना स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पे, x की वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर। किसके बराबर? 8 के। फिर पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 मिनट। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है? 8। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल आगे नहीं जाएगा क्योंकि x की वैल्यू कम हुई है। तो पार्टिकल गया कहाँ पे?
x इक्वल टू 7 पे। तो जर्नी कैसे हुई, x इक्वल टू 8 से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इस तरीके से t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आ गया, 8 to 7 गया। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल पहुंच गया कहाँ पे, ये हो गया t इक्वल टू, मैंने 3 सेकेंड ले लिया और पार्टिकल पहुंच गया x इक्वल टू 11 पे। अब देखो ये पार्टिकल की थी इनिशियल पोजीशन a, यहाँ से ये 8 से 7 गया, कितना चला, 1 मीटर या एक चला ना। फिर 7 से 11 गया, कितना चला, 4। 7 से 11 तक कितना चला, 4। तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ x इक्वल टू 8 से, 8 से x इक्वल टू 7 पे गया 1 मीटर। फिर 7 से 11 तक गया, तो डायरेक्ट आप चले जाओ 7 से 11 ऐसा, तो कितना आ गया, 4। तो डिस्टेंस जो हो गई वो आ गई अपनी, अगर मैं इनको पोजीशन नोट करूं तो ए, ओ और बी, लेट्स अज्यूम डिस्टेंस जो हो गई वो आ गई ए ओ। ए से पार्टिकल कहाँ गया, ओ पे जाके पार्टिकल रुक गया। फिर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। और फिर ओ बी, ओ से गया बी, तो ए ओ कितना है 1 और ओ बी कितना है 11 माइनस 7 4, दिस कम्स आउट टू बी 5। तो अपना डिस्प्लेसमेंट आया था 3, अगर मीटर में बोलूँ तो 3 मीटर, और डिस्टेंस जो कवर जो आई वो आई 5 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आई। इसी सेम के सवाल में अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूँ तो एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो एवरेज स्पीड जो है वो ज़्यादा आएगी एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर इसी सेम सवाल में मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इनके लिए इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। जैसे ही वो आ गई, डिस्टेंस यहाँ 5 मीटर आ गई, तो 5/3 ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ गया, तो 3/3 1 मीटर पर सेकेंड, वो क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो देखते ही कैसे पहचाने कि ये मुड़ने वाले हैं कि नहीं मुड़ने वाले हैं। तो अगर अपन को ऐसा पहचानना है तो इनकी ख़ास पहचान देखो कि आपको xt इस तरीके का ग्राफ नज़र आएगा। टी स्क्वायर की टर्म, हाईएस्ट टर्म टी स्क्वायर की होगी, क्वाड्रेटिक टाइप की, टी में एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन नज़र आएगी, और सिर्फ पहले 2 कोफिशिएंट कवर करो आप। टी स्क्वायर कोफिशिएंट है 1 है, दैट इज़ प्लस। अगर यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, प्लस, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, +1। सिमिलरली टी का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो अगर ये साइन चेंज हो रहा है तो अलर्ट हो जाना, मुड़ने वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, मुड़ने वाला सवाल है। जैसे ये साइन चेंज हो जाए आप अलर्ट हो जाओगे कि ये मुड़ने वाला सवाल है। मुड़ने वाले सवाल में आपको t = 0 इनिशियल पोजीशन निकालनी पड़ेगी, t = 3 या 5 जो दे फाइनल पोजीशन निकालनी पड़ेगी। जहाँ पे मुड़ेगा वहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। तो आपको क्या, वेलोसिटी फंक्शन निकाल कर उसको =0 पुट कर वहाँ पे क्रिटिकल टाइम जो निकलेगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी। उस क्रिटिकल टाइम पे पोजीशन निकालनी होगी। फिर पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि पार्टिकल आगे जाएगा या पीछे जाएगा। कई बार आप ऐसे देखो कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा आगे गया, वहाँ रुक गया, फिर वापस आ गया। जैसे सीकर से जयपुर, जयपुर से रिंगस वाली कहानी। कई बार ऐसे है कि बैक चल गया, सीकर से लक्ष्मणगढ़, फिर लक्ष्मणगढ़ से जयपुर। तो इस केस में भी अगर देखोगे कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन होगी सीकर इनिशियल, फाइनल जयपुर। सीकर जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सीकर से लक्ष्मणगढ़ गया और लक्ष्मणगढ़ से जयपुर गया, वाया सीकर ही गया। तो सीकर से लक्ष्मणगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से सीकर, ये एक्स्ट्रा पैच आ गया, वो भी ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसे सवाल पहचानने जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो,
पहली बात आप देखोगे एक्स टी में आपको कोई क्वाड्रेटिक दी रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आपको साइन चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन चेंज। तो जहाँ साइन चेंज वाले सवाल आ जाए, ये एक स्पेशल टाइप का सवाल होता है, उसमें अपन को 3 पोजीशन की ज़रूरत लगती है, इनिशियल, फाइनल और क्रिटिकल टाइम वाली। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पहचान के बताओ कि कौन कौन से सवाल जो है वो मुड़ने वाले हैं। टी स्क्वायर एक्स टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। सेकेंड, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8। थर्ड, एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। फोर्थ, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। फिफ्थ, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 8। पहली बात, इस कॉन्स्टेंट टर्म से अपन को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को ये पहचानना है साइन चेंज है या नहीं है। अगर साइन चेंज है तो सवाल मुड़ने वाला है, तो 3-3 पॉइंट की पोजीशन अपन को निकालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे पहला है, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो -1 है, ये खाली इस माइनस का मतलब क्या है? -1 है, माइनस टू माइनस। पहली इक्वेशन में टी स्क्वायर और टी पे जाओ, सिर्फ टी स्क्वायर और टी, ये दो ही चीज़ देखनी है अपन को। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस है। टी का कोफिशिएंट क्या है? माइनस है। कोई साइन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या कोई साइन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये एकदम जनरल सवाल है। जनरल सवाल है मतलब अपन को इनिशियल पोजीशन निकालनी है, x0 निकालना है और x फाइनल निकालना है। x0 निकालना है और x फाइनल निकालना है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वही डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब ये नहीं मुड़ने वाला सवाल है। अगर साइन चेंज नहीं हुआ मतलब नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, उसी को डिस्टेंस बोल देंगे, उसी के हिसाब से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कमेंट कर देंगे। नहीं मुड़ने वाला सवाल हो गया। नहीं मुड़ने वाले सवाल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर। अब ये देखो, यहाँ पे टी स्क्वायर और टी का कोफिशिएंट देखो, टी स्क्वायर का है माइनस और टी का है प्लस, तो साइन चेंज, ये क्या हो गया? साइन चेंज। साइन चेंज हुआ, अलर्ट जारी हो गया। साइन चेंज होते क्या हो गया? अलर्ट जारी हो गया कि भाई अब अपन को 3 पोजीशन की ज़रूरत है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और वो पोजीशन जिस पे पार्टिकल मुड़ता है, जिसको मैंने क्रिटिकल टाइम का नाम दिया था। वो उसको निकालते कैसे हैं अपन? इसका डिफरेंशिएट करके वीटी फंक्शन निकालेंगे, -2t + 2, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 1 आएगी, उस पर पोजीशन निकालेंगे। उसके हिसाब से अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कमेंट करेंगे। अगर ऑप्शन से आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर दोनों एक साथ है तो आप ऑप्शन से आगे ऐसे बढ़ सकते हो कि अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की बात की है तो जैसे ही आपको दिख गया साइन चेंज तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ इक्वल वाले हैं वो छोड़ दोगे, जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से ज़्यादा दी है वो छोड़ दोगे, वो ऑप्शन पिक कर लोगे, आपकी 50% प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगी। वो ऑप्शन पिक कर लोगे जहाँ पे अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, इक्वल वाला ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? प्लस और दूसरा प्लस, तो कोई साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, नो टेंशन। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो और x इक्वल टू अगर 5 सेकंड में पूछा है 5 पे वैल्यू निकालो, दोनों के बीच में डिफरेंस करो तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होगा? डिस्टेंस होगी, उसी से अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगी, वही स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अलर्ट वाला सवाल है, इसमें भी क्या है? प्लस और माइनस, अलर्ट जारी, साइन चेंज। इसमें भी अलर्ट जारी, साइन चेंज। जैसे ही साइन चेंज हो गया मतलब
मुड़ने वाला सवाल है, मुड़ने वाला सवाल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होंगी। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों? वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का रियल मीनिंग तो वेलोसिटी को बढ़ाने वाला ही फैक्टर होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी घटेगी। तो एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है। अब वेलोसिटी को चेंज करता है तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप के हो गए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। ये भी दो टाइप के हो गए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड से अपन को डी की फीलिंग आती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए इंस्टेंटेनियस क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? ए एवरेज क्या है? अब बहुत स्मॉल चेंज ना होके वेलोसिटी में क्या होगा? मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आए, डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये हो गया डेल वी अपॉन डेल टी। क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से देखोगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन है? नहीं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ए इज इन डायरेक्शन ऑफ डी वी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, नहीं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इस डेल ऑपरेटर मैं आपको जो मेरा बेसिक का लेक्चर है वो आप देख लो। डेल ऑपरेटर कहीं भी लगे, डेल का मतलब क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, उसको बढ़ा रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अगर ये वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो दो तरह का एक्सेलरेशन हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब एक्सेलरेशन का काम क्या था? वेलोसिटी को चेंज करना। क्या काम था? वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। लेट्स अज्यूम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है, v और a के बीच में कुछ एंगल है। तो a का कोस वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो क्या करेगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। और a का साइन वाला कंपोनेंट क्या करेगा? वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन अपन को बात ये समझ में आई कि अपन बाइक में एक्सेलरेटर देते हैं तो एक्सेलरेटर देते ही क्या होता है? अचानक से स्पीड आती है, स्पीड चेंज होती है। तो भाई थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि भाई कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। अभी स्पीड की बात आ गई। एक्सेलरेशन कैसे आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। या रिवर्स वे में बोलूँ मैंने आपको वो एक शुरू में एक डायग्राम सिखाया था कि फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन लाता है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। वेलोसिटी क्या करती है? पोजीशन को चेंज करती है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आता है। रिवर्स वे में अगर पोजीशन में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में
तो वेलोसिटी पिक्चर में आ जाएगी। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो क्या है बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर है। अपन को पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। अब वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या है भाई, अगर अपन वेलोसिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। दोनों ही केस में क्या होगी भाई, ये बाप है, इसको अगर अपन छेड़ना चाह रहे हैं, इसके ये दो बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से छेड़खानी कर लो या दोनों बच्चों से छेड़खानी कर लो, बाप चिढ़ जाएगा। बाप चिढ़ते ही एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो या तो मैग्नीट्यूड से छेड़खानी कर लो, मैग्नीट्यूड से छेड़खानी को क्या बोलेंगे, स्पीड चेंज। अगर अपन मैग्नीट्यूड से भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़े जो एक फैक्ट लिखाया था आपको, ये क्या है, स्पीड। तो अगर स्पीड बदल रही है तो भी एक्सेलरेशन आएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो भी एक्सेलरेशन आएगा। इस केस में क्या है, स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजिंग, बस डायरेक्शन चेंजिंग। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ कि जैसे मैं ये मेनली केस कब आता है, सर्कुलर मोशन में जब अपन मूव करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड हमेशा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह पे मेंटेन है। बट डायरेक्शन देखो लगातार बदल रही है। इसकी वजह से सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट पॉसिबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या पॉसिबल है जी, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है CFS, याद रखो, कांस्टेंट, फिक्स और सेम। मैंने बोला क्या, सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैंने बात कर ली, किसी फिक्स स्पीड में मैं कोई पत्थर घुमा रहा हूँ तो स्पीड कांस्टेंट पॉसिबल है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदलने से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन भी जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स थोड़ी है, ये सेंटर की तरफ डायरेक्शन है। जैसे जैसे अपन पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है, ये डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ है, बट इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट पॉसिबल है। कभी भी एक्सेलरेशन फिक्स या कांस्टेंट नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इतनी बात समझ में आई, या उसका मैग्नीट्यूड फिक्स पॉसिबल है। तो दो चीज़ जो अपन दो वेक्टर पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में, अपन को चलो ये बात आगे की है। सर्कुलर मोशन में आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि सर्कुलर मोशन में जो दो वेक्टर हैं, अपने काइनेमेटिक के 3 वेक्टर थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्सेलरेशन। इसमें से 2 वेक्टर हमेशा बदलते हैं, 2 वेक्टर। काइनेमेटिक में मैंने आपको 5 पैरामीटर बताए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के ब्रैकेट में डिस्टेंस जो कि स्केलर है, वेलोसिटी के ब्रैकेट में स्पीड जो कि स्केलर है, एक्सेलरेशन। तो इनमें 3 जो कंपोनेंट है वो वेक्टर है और 2 कंपोनेंट क्या है, स्केलर है। तो ये जो 3 वेक्टर हैं इनमें से 2 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में हमेशा चेंज होते हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं होते। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब डायरेक्शन बदलेगी तो भी आएगा। ये बच्चा छिड़ेगा तो भी बाप छिड़ेगा, ये बच्चा छिड़ेगा तो भी बाप छिड़ेगा। जैसे ही बाप छिड़ेगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा।
ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछूं तो कितना आ गया, डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो अपन एक टर्म और होती है, अगर मैं ए वेक्टर, लेट्स अज्यूम मैंने आपको दिया डी बाई डी टी और यहाँ पे मैंने कच्चा पहना दिया, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एक्सेलरेशन है? नहीं, ये कच्चे पहने हुई वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो ये जो कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन, ये इस बात को शो कर रहा है कि स्पीड टाइम के साथ बदल रही है। अगर कहीं ये चीज़ जीरो है, मतलब स्पीड जो है टाइम के साथ नहीं बदल रही है, तो क्या एक्सेलरेशन पॉसिबल है? जी बिल्कुल। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, यानी एक्सेलरेशन लाने के लिए चाहिए क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए उसके दो बच्चे, स्पीड को नहीं छेड़ा, डायरेक्शन को छेड़ लो तो भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी, ये इस तरीके से, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। रियल में एक्सेलरेशन अगर आपको याद रखना है तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे याद रखो। अगर आप मैग्नीट्यूड याद रखना चाहते हो तो इस तरीके से याद रखो। ये क्या है? इसका मतलब है स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ रिमेनिंग कंटिन्यू करते हैं।